Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. afternoon everyone. बहुत कम स्टूडेंट्स हो गए तुम तो भाई। मुझे भी यही लग रहा है। गुड आफ्टरनून। कैसा गया कैपेसिटर का टेस्ट? डिफिकल्ट था कि पेपर? है भाई? तुम्हें हर पेपर डिफिकल्ट ही लगता है? मेजर टेस्ट भी डिफिकल्ट बताते हो, कैपेसिटर भी डिफिकल्ट है। पर कैपेसिटर का जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैंने सॉल्व नहीं करा। ऊपर देखने में तो थोड़ा सा लग रहा था कि डिफिकल्ट हो सकता है, बट अभी मैंने देखा नहीं है, सॉल्व करा नहीं है। देखेंगे। चलो आज देखो हम क्वेश्चनिंग ठीक है, कोई नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर आज वाली क्लास में। आज हम एनएलएम पढ़ेंगे, ठीक है। एनएलएम को शायद मैं एक ही दिन दूंगी, शायद कि बहुत बार डिस्कस कर लिया है ना एनएलएम। तो एनएलएम को मोस्टली बस आज एक ही घंटे मिलेंगे, उसके बाद मैं वर्क फॉर एनर्जी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। एग्री कर रहे हो सब कि एनएलएम एक ही दिन का बहुत है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लेते हैं आज। एबीपीस लगाएंगे सिर्फ, थ्योरी उसमें कुछ है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ना ज्यादातर टेंशन के क्वेश्चन और स्ट्रिंग वगैरह वाले यही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ये सब निकालना आना चाहिए। अब ये सवाल ये है कि 1 किलो के मास को सस्पेंड किया गया है, 2 रस्सियां लगाई गई हैं, ठीक है। तो अगर सडन जर्क दोगे तो कौन सी तुम्हारी पॉइंट से रस्सी ब्रेक होगी? अगर आपने एकदम से खींचा तो कहाँ से रस्सी टूटेगी? एसी टूटेगी, ए भी टूटेगी? ये वाला सवाल। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है AB. इनर्शिया का, ठीक है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, है ना, कि जो चीज ऑलरेडी, अब यहाँ पर तुम्हें यही बताना है कि कौन सा टूटेगा। बताओ। AB वाला. ए भी टूटेगा? Yes, ma'am. सडन कर क्या? सडन
सडन, तो तुमने एकदम से झटका मारा तो कौन सा वाला टूटना चाहिए, नीचे वाला नहीं टूटना चाहिए भाई। जितना ज्यादा तुमने फोर्स दिया वो सारा का सारा फोर्स इंस्टेंटली कौन सी वाली स्ट्रिंग पे गया, इंस्टेंटली सारा का सारा फोर्स बीसी वाली स्ट्रिंग पे गया ना। अब बीसी वाली स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा हो सकता है उस इंस्टेंट के लिए ज्यादा हो जाए और रस्सी ब्रेक कर जाए, है ना। ए बी तक तो पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि तुमने इंस्टेंटली खींची है ना रस्सी। तो कौन सा ज्यादा है चांस टूटने का, नीचे वाली रस्सी, ठीक है। हाँ, तो इंस्टेंट फोर्स होगा जिसे हम इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। तो तुम्हारी जो यहाँ पर रस्सी टूटेगी, देखो इसी वाली रस्सी है, तुमने एकदम से झटके से खींच ली, मतलब उसका जो टेंशन होगा वो उस टाइम पे हो सकता है कि उस ब्रेकिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए, है ना। जो उसकी रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है उससे वो टेंशन एक्सीड कर जाए उस इंस्टेंट के लिए और रस्सी वहीं से तुम्हारी टूट जाएगी। तो पोर्शन बीसी जो है भाई वो तुम्हारा टूटेगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली है। अब सिक्स करिए, सिक्स में देखो क्या कर रहा है। अगर आपकी बार किसे कर रहे हैं रस्सी को स्लोली 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 में क्या होगा, अगर स्लोली स्लोली कर रहे हो तो भाई तुम्हारे पास जो फोर्स है वो ए बी तक भी अप्लाई होगा, है ना। तो इस केस में कौन सा वाला कौन सी वाली स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ए बी। हाँ इस केस में एक, ये याद रखना सडन जर्क में नीचे वाला टूटता है और स्लोली स्लोली आपकी ऊपर वाली रस्सी ब्रेक। चेक कर लेते हैं फिफ्थ और सिक्स का, ठीक है। फिफ्थ का सेकेंड बीसी ब्रेक। अब देखो यहाँ पर है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का थर्ड क्वेश्चन तुम्हें देखो बिना सॉल्व करे आंसर देना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम क्या होता है भाई, चेंज कैसे निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल। देखो क्या है, फिर फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, वो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम देता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, समझे, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर किसी बॉल को तुमने दीवार पे v वेलोसिटी से कोलाइड कराया और फिर वो रिबाउंड कर जाएगी, तो मतलब सेम स्पीड है पर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, तुम्हारा मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, मोमेंटम कितने से चेंज होगा, जीरो से। जीरो से कैसे होगा भाई, 2mv से नहीं होगा सेम हो जाएगा भाई। अरे मोमेंटम चेंज करना है ना, चेंज इन मोमेंटम निकालना है मैम 2mv होगा। माइनस साइन लगाओगे एक बार डायरेक्शन के लिए और एक बार उसके लिए रिवर्सल के लिए, तो मोमेंटम का चेंज कितना आएगा, 2mv। हाँ बेटा ऐसी बेसिक चीजों में गड़बड़ मत करो। एक मेरा यही है सब check नहीं कर। ठीक है बिल्कुल 2mv। ये अब चला है क्योंकि ये बॉल है, ठीक है? इस बॉल पे तुमने इस m मास की बॉल को v वेलोसिटी से थ्रो किया, v वेलोसिटी से ये इस बॉल को इस बॉल को हिट करेगी। अब क्या कह रहा है, रिबाउंड कर जाएगी। रिबाउंड का मतलब होता है बेटा सेम डायरेक्शन, मतलब रिबाउंड का मतलब होता है जैसे आई है ना वैसे ही वापस चली जाएगी। तो जैसे आई है वैसे ही वापस जाएगी और सेम स्पीड के साथ, यानी v वेलोसिटी के साथ। अब देखो मोमेंटम का चेंज क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा p फाइनल माइनस p इनिशियल। किसी का भी चेंज निकालते हैं, या तो एनर्जी चेंज निकालोगे तो भी u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो यही फॉर्मूला होता है। तो फाइनल मोमेंटम आप लिखोगे m, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो कौन से एक्सिस पे है भाई, माइनस एक्स एक्सिस में, तो हम माइनस एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप लगा देते। पी आई देखो
इनिशियली मोमेंटम कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आप v प्लस आई कैप लिखोगे। तो ये देखो कितना हो गया, mv माइनस माइनस mv, कितना हो गया, -2mv। यानी मोमेंटम में चेंज कितना आया भाई, 2mv, बट डायरेक्शन कौन सी आएगी मोमेंटम की, नेगेटिव एक्सिस, ये आया। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, चेंज निकालना है। अगर बॉडी का चेंज 10% हुआ है, स्पीड जो है 10% डिक्रीज हुई है, तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो निकालो। 1%. देखो मास जो है, अब यहाँ पर तुम्हें मास और स्पीड में दिया हुआ है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आप लिखोगे, मोमेंटम होता है मैम, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। अब 10% इंक्रीज हुआ कौन, मास, स्पीड 10% डिक्रीज हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ मोमेंटम, निकालो। परसेंटेज चेंज पूछा है, तो मान लो इनिशियली तुम्हारा मास भी 100 है और वेलोसिटी भी 100 है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो P इक्वल्स टू 100m इंटू 100 भी लिख दिया। P डैश कितना हो जाएगा भाई, इंक्रीज बाय 10%, तो m कितना हो गया 110, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10% डिक्रीज कर दी तो 90 वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया भाई 9900, राइट, 9900 एमवी आया। और इनिशियली कितना आया तुम्हारा, देखो 10,000 एमवी। तो आप चेंज कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज निकालना आता है ना भाई मोमेंटम में, परसेंटेज चेंज P डैश माइनस P अपॉन P, करेक्ट, P डैश माइनस P अपॉन P। अब करिए ये कितना आएगा, आप मान सकते हो, तो मैंने 100 मान लिया इनिशियली, इनिशियली मास वेलोसिटी 100 है, तो 10% बढ़ गया तो 110 मास हो गया। फाइनली वेलोसिटी 10% डिक्रीज होगी तो 90। तो बेटा ये ऊपर वाली टर्म कितना आएगा माइनस करके, P बढ़ने तो सिंपल सी बात है डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है ना, देयर शुड बी अ डिक्रीमेंट, क्योंकि P डैश इज स्मॉल एंड P इज ग्रेटर। तो बताइए भाई कितना आया, 1000 में तो 900 चले गए तो 100 Yes, ma'am. अपॉन 100 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज के लिए 100 भी लगाते हैं, तो 100 से डिवाइडेड बाय 4 कट गया, तो कितना आया 1% आ गया सीधा सीधा, तो डिक्रीज बाय 1%, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है ना कि, तो ये परसेंटेज चेंज निकालना आ गया। सब कुछ क्लियर है ये क्वेश्चन, Yes, ma'am. Yes, क्वेश्चन ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो परसेंटेज चेंज वगैरह जो भी आए आप ऐसे निकाल सकते हो। ये वाला देखो किस पे है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू एम ए, बेसिक है ना, F इक्वल्स टू एम ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका, ध्यान से करना है भाई, बिना गलती के। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए मास इज ट्रेवलिंग इन ए सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक वेलोसिटी एक्वायर्ड कर लेता है एक मास आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस d, रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो बोल रहा है कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो F इक्वल्स टू m, एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, है ना, और ये F अपॉन m इक्वल्स टू dv बाई dt। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे ना, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से।
राहुल कौन सा ठीक है? Second option. एम की पावर जीरो, जीरो तो आएगी नहीं। देखो 1/m पे कुछ तो आ रहा है, वो पावर देखो निकाल के कितने पे आएगी। मैम थर्ड। मैम थर्ड। मैम थर्ड। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कितना आएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, राइट। एम की पावर जीरो तो हो ही नहीं सकती, ये तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है कि 1/m पे तो तुम्हारी एक्सप्रेशन डिपेंड है। वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, किस पावर में आ रही होगी। इनिशियल और स्टार्टिंग वेलोसिटी दी हुई है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। डिवाइस और कैसे निकाल सकते हो? E माइनस यू इक्वल्स टू, E माइनस यू इक्वल्स टू, नहीं, इससे निकाल लो। डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a से निकाल लो। देखो कुछ डिस्टेंस d चलने के बाद वेलोसिटी v एक्वायर्ड हो जाती है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट फोर्स से निकाल लो, F/m आ गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला है भाई आपका? ये d डिस्टेंस चला है, तो v स्क्वायर किसके बराबर आया? देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2f d अपॉन m। तो मास के कितने टाइम्स आया भाई? √m टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बॉडी का मास दिया हुआ है 25 किलो। बेटा वीटी ग्राफ दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बताओ फोर्स पर कितना, सॉरी उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा उस बॉडी पे। तो वीटी ग्राफ क्या देता है भाई? वीटी ग्राफ का अगर एरिया देखो, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Acceleration. वेलोसिटी। एक्सीलरेशन। तो देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी इसका जो एरिया होगा वो हमें देगा क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप हमें देगा भाई इसका एक्सीलरेशन। अब देख लो हमें फोर्स पूछा है उस बॉडी पे, तो इसका मतलब हम क्या निकाल देंगे भाई? फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू ए, राइट। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास दिया हुआ है 25, एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी? 2. हाँ, स्लोप क्या होता है भाई? tan थीटा। स्लोप निकालोगे ना, ये नहीं होगा, सिर्फ इतना है ना। tan थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये 4 हो गया, और ये तुम्हारा ये 2 हो गया। 4/2, तो कितना आया भाई? 2 आ गया। और यही तुम्हारा एक्सीलरेशन है, राइट। तो एक्सीलरेशन हमारी 2 आ गई, तो 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है इम्पल्स। अब देखो कई बच्चे इम्पल्स क्या होता है, जैसे अभी समझाया ना, इम्पल्स क्या होता है? जब सडन फोर्स एक साथ लगता है किसी भी चीज पे, है ना, जब सडन फोर्स एक साथ लगता है तो उसे इम्पल्स कहते हैं। तो वही फोर्स इम्पल्स में बदल जाती है। तो जैसे यहाँ पर F इक्वल्स टू dp/dt, हम मैक्सिमम केसेस में यही यूज करते हैं कि मोमेंटम लार्ज चेंज में आता है ना, F इक्वल्स टू dp/dt। ये फोर्स लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हो बॉल का, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियसली। तो इंस्टेंटेनियसली जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो बॉल बैट को हिट करती है, तो बॉल पे जो बैट फोर्स एक्सर्ट करता है, उस तरीके के फोर्स को हम कैसा फोर्स बोलते हैं? इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्सिव हो गया ना, कि इम्पल्सिव डिसीजन मतलब, यानी इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स का लगना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो। सबसे पहले तो क्या कह रहा है? आपके पास एक टेनिस बॉल है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, हिट बैक बाय अ बैट टू ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि ये बॉल जो है इतनी स्पीड से आ रही थी और बैट को हिट करती है 40 मीटर पर सेकेंड से।
बैक बैक मतलब उसको बैक जो है बैक हिट देता है, फिर उसकी स्पीड जो होती है 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स क्या हुआ बॉल पे, और जो तुम्हारी जो बॉल और बैट में जो कांटेक्ट रहा वो 5 मिली सेकंड का रहा, ठीक है, 5 मिली सेकंड का तुम्हारा रहा है। तो आपको एवरेज फोर्स निकालना है बेटा। तो एवरेज फोर्स कैसे निकाल सकते हो बताओ। आपके पास अभी F इक्वल टू डीपी बाई डी टी है ना फॉर्मूला, F इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे कि मैम P फाइनल माइनस P इनिशियल कितने समय में हुआ भाई, टाइम 5 मिली सेकेंड है ना, 5 मिली सेकेंड कितना होता है 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। अब P फाइनल देखो, मास तो भाई बॉल का सेम ही रहेगा ना बेटा, मास में चेंज हो सकता है क्या, मास तो चेंज होगा नहीं है ना, तो मास को बाहर ले लो। मैम अब ऐसे लिख सकते हैं P फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन 5 इंटू 10⁻³ अब देखना एक बात सुनो ध्यान से, अब मोमेंटम बेटा हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्शन के साथ ही लेंगे। तो देखो अगर बॉल ने, मान लो ये आपका बैट है ना, इस बैट ने इस बॉल को हिट किया भाई 20 मीटर पर सेकंड से, और जब वापस हिट किया हो गया होगा तो ये वापस गई होगी ना किसी और उसी सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे लिखोगे भाई, लिखो आप लिखोगे मास V फाइनल 40 है माइनस, और इसकी डायरेक्शन कुछ अपोजिट होगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन टाइम 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अभी आप ऑप्शन बताओ कौन सा ठीक आ रहा है आपका। 60/5 इंटू 10⁻³ मास 100 ग्राम है, 100 को केजी में कर लोगे तो ये दिस विल बी योर, ठीक है। 12 से आने वाला कुछ 12 फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर याद रखना 40 माइनस 20 मत कर देना, इसीलिए वो मोमेंटम वाला क्वेश्चन कराया था, डायरेक्शन वाला कि ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी क्योंकि हिट बैक लिखा है ना, देखो कहां से पता चलेगी ये चीज, देखो यहाँ से ये वाली लाइन पर हिट स्ट्रेट बैक है ना, तो स्ट्रेट बैक का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में वापस हिट कर दिया। समझ गए सवाल, यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन कर दो इसी बात पे, फोर्थ और फिफ्थ कर दो। अरे कर दो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे से हैं। एक 150 ग्राम की बॉल, स्पीड दिया हुआ है, एक बैट से स्ट्रक्चर जाती है, आफ्टर लीविंग द बेल्ट ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस सेम स्पीड से। इम्पैक्ट टाइम ये है, इम्पैक्ट टाइम का तो समझ गए ना, जो बॉल और बैट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया हुआ है कि कितने टाइम वो कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो 1.2 मिली सेकेंड। तो एवरेज फोर्स बेटा यहाँ से तुम सीधा निकालोगे क्या, मैम P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम, है ना। अब यहाँ पर देखो भाई स्ट्रेट बैक हो गई ना, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो फाइनली ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, राइट। ऐड और सेम वेलोसिटी है तो आप क्या कह सकते हो, सेम है तो, सेम है तो यानी 2mv/t हो गया ना, वही वेलोसिटी सेम है, v फाइनल v इनिशियल इक्वल्स टू 40 आई थिंक कर लोगे। यस मैम। ठीक, तो 2mv/t है, इसमें मास की वैल्यू 150 रख देना, वेलोसिटी 40 रख देना, टाइम 1.2 मिली सेकेंड, मिली को 10⁻³ में सेकेंड कर लेना, वेरी गुड। चलिए अब देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कोई बताएगा व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अंजलि बताओगी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है।
अरे कुछ नहीं है, अभी तो यही तो पढ़ा, F इक्वल्स टू dp/dt है, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ ले जाऊं, F डॉट dt इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, यही तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारी इम्पल्स मोमेंटम। ठीक है, कि किसी भी बॉडी पे एफ डी टी, जो यहाँ पर ये जो एफ डी टी बन गया ना, दिस एफ डी टी बेटा, ये इसी को क्या बोलते हैं, यही क्या है, इम्पल्स। यही क्या है, समझ गए। अगर फोर्स के साथ उस टाइम इंटरवल को अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, वही क्या बन जाती है, इम्पल्स बन जाती है। क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जितना इम्पल्स एक्ट करा है, समझिए, इम्पल्स का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो इम्पल्स एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना मोमेंटम में चेंज आया है ना। समझे क्या कह रहा है। मान लो आपने इम्पल्स निकाल लिया कि भाई इस बॉडी का जो इम्पल्स है वो एफ डॉट, मतलब फोर्स जितना लगा है, कितने समय के लिए लगा है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, और वही किसके बराबर आ जाएगा, तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम के। तो यही तुम्हारा क्या कहला जाती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जो ये इक्वेशन यहाँ लिखी है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, बस नाम बड़े बड़े हैं बेटा इनके। ये वही इक्वेशन है जो तुम अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, सेकंड लॉ 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। अब देखो, फोर्स और टाइम का ग्राफ बेटा क्या देगा, एफ टी ग्राफ क्या देगा फिर तुम्हें। जैसे यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन एफ टी ग्राफ का है, ये एफ टी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो मुझे बताओ क्या देगा, impulse, और इम्पल्स तो देगा ही देगा, और क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। एफ डी टी इम्पल्स तो है ही है, और क्या है, मोमेंटम का चेंज भी है, दिस इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। तो एफ टी ग्राफ का एरिया आपको इम्पल्स के साथ साथ मोमेंटम का चेंज भी देगा, याद रखना। सवाल क्या है, मास दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, कह रहा है कि एक फोर्स जो है सम टाइम के लिए बॉडी पर एक्ट करता है, जो कि एफ टी ग्राफ में गिवन है। पूछा है आप फाइनल स्पीड बताओ भाई बॉडी की, कि बॉडी के पास फाइनल स्पीड क्या होगी। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे तुम्हें एक एरिया मिलेगा, और वह एरिया किसके बराबर रखोगे आप, मोमेंटम का चेंज, जो कि किसके बराबर होता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, करेक्ट। एम वी फाइनली पूछ रहे हैं, ये इनिशियल दिया हुआ है 5, ये देखो मास पे दिया हुआ है 2, वी फाइनल माइनस 5, एरिया निकाल लोगे आप। एक तो एरिया ये बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, है ना। सेकंड ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड ये बनेगा ट्रेपीजियम, और फोर्थ ये बनेगा, बताओ। हाँ, सो जाओ क्लास में, तुम कुछ मत पढ़ो। तो देखो फर्स्ट का निकालोगे आप, 1/2, बेस कितना है 2 सेकंड बेटा, हाइट कितनी है 4, 4, प्लस सेकंड का निकालो एरिया 2 और 4, राइट। ट्रेपीजियम का निकालो थर्ड वाला, क्या होता है 1/2, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो जल्दी। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, 1. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखो इस तरीके से होता है तुम्हारा ट्रेपीजियम। तो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो फर्स्ट साइड और दो साइड है ये होती है, और ये तुम्हारी होती है हाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो तुम्हारी हाइट तो ये हो जाएगी 0.5, 4 से 4.5। पैरेलल साइड कौन कौन सी बनेगी भाई, 4 और 2.5। देखो ये यहां से लेके यहां तक हाइट 4 आई, और दूसरी यहाँ पर 2.5 आई, ए बी 4 प्लस 2.5, ठीक है। प्लस दूसरा तुम्हारा फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बना भाई, 2.5 इंटू 4.5 से 6.5 चले गए तो 2 आया है ना, 2। चलो सॉल्व करो, ये आया 4, दूसरा वाला आया 8, ये कितना आएगा बेटा 4 5 6 6.5। करो इसको, सेकंड वाला कितना बनेगा कैलकुलेटर से, थर्ड वाला
4 प्लस 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1.625, राइट? प्लस ये कितना बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 2.5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। करो सबका एडिशन कितना बनेगा भाई 5 प्लस 1.625 प्लस 8 प्लस टोटल एरिया ये आ रहा होगा देखो 18.6। ठीक है, एरिया भी आ गया तुम्हारे पास। थर्ड ऑप्शन आया। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, Yes, ma'am. ये तुम्हारा 9.3 समथिंग इक्वल्स टू बी फाइनल माइनस 5। तो 9 में 5 ऐड करोगे तो भाई कितना बनेगा 9 10 9 10 11 12 13 14 पॉइंट। ठीक है, तो ये तुम्हारी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वगैरह याद रखना, इनका फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलो सेकंड करो फिर। अब इसमें देखो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इम्पल्स पूछी है 2 सेकंड पे कितनी होगी। एक्सटी ग्राफ क्या देगा भाई, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी। हाँ, तो निकाल लो। इम्पल्स क्या होता है अभी दिखाया ना, इम्पल्स देखो ये फॉर्मूला, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आया। देखो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर है, तो मोमेंटम का चेंज निकाल लो भाई। 0 सेकंड पे तो 0 ही है, 2 सेकंड में पूछा है तो 2 सेकंड में मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू आ गया मास 0.1 मल्टीप्लाई बाय, देखो फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं एट t इक्वल्स टू 2 पे। अब मुझे यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए जो कि नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के लिए मैं ये थीटा निकाल सकती हूँ भाई बाई बाई टी। तो कितना आया 2 आ गया वेलोसिटी 2 Yes, सेकंड पे। भाई वेलोसिटी आप लिख दोगे ना बाई बाई एक्स, ये Yes, ma'am, 2 परपेंडिकुलर आया। हाँ, तो 2 4/2 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे भाई मैम वेलोसिटी हमारी एक्स टी ग्राफ से 2 आ गई 0.1 वेलोसिटी इंटू 2, यानी फाइनल पीएफ कितना आ गया 0.2। अब देखो इनिशियली जब तुम अगर 0 सेकंड पे देखोगे तो वहां पर तो मोमेंटम कितना है, वेलोसिटी 0 समय 0, तो कोई मोमेंटम है ही नहीं। ठीक है, तो इम्पल्स कितना आया भाई 0.2 इंस्टेंट के लिए। गॉट इट? तो 0.2 kg मीटर पर सेकंड। तो ऐसे अगर इम्पल्स के क्वेश्चन आ जाए तो इनमें घबराना नहीं, याद रखना इम्पल्स मोमेंटम का चेंज है और मोमेंटम का चेंज हमें एफटी ग्राफ से मिलता है। थर्ड करो। एफटी ग्राफ में पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर मोशन।
देखो पूछा क्या है, मोमेंटम एक्वायर्ड है ना, बाय द टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकंड में पूछा है, यानी 0 से लेके 8 सेकंड तक। अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, यानी एफटीटी, यानी इसका एरिया निकालोगे, करेक्ट। अब एक बात देखो बेटा, ये यहाँ से लेके -2 से +2 और ये वाला एरिया, इन दोनों को मिला के ऊपर वाले एरिया के बराबर बनेगा क्या? Yes, ma'am. हाँ, एरिया ये Yes, सर्कुलर ma'am. फॉर्म में है ना, तो ऊपर वाला तो सेमी सर्कल हो गया, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई इसकी, 2 है ना, 4 5 6 2 रेडियस है, तो ये तो बना पाई आर स्क्वायर, पर ये ऊपर वाली डायरेक्शन में है, रेडियस इसका 2 है, तो 4 पाई, ऊपर वाला 4 पाई आ गया, ठीक है। नीचे वाला देखो भाई, ये वाला, ये कितना बनेगा, इसकी रेडियस कितनी है, क्वाड्रेंट हो गया ना ये तो ये कितना 2. बनेगा, पाई आर बाय 2। अच्छा ये सॉरी पाई आर स्क्वायर थोड़ी बनेगा, ऊपर वाला आधा बनेगा ना, Yes, ma'am. एरिया Pi है. पाई आर बाय 2 बनेगा ना। ये सेमी सर्कल है और ये तुम्हारे क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल का एरिया तुम्हारा कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधा सेमी सर्कल है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई बाय 2 आर स्क्वायर। अब ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट है तो इसका और कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, समझ गए। तो कर लो अब क्या आंसर आ रहा है, तो ऊपर वाला एरिया नीचे 0. वाले दोनों को ऐड करके सेम बन रहा होगा, ये सेम ही है ना रेडियस, तो देखो ये भी दो, इसकी भी रेडियस 2 है, सेमी सर्कल यानी जो हमारा ऊपर है इसका बनेगा पाई, रेडियस कितनी है बेटा 4 से 6, तो अपॉन 1/2, तो कितना बना सेमी सर्कल का रेडियस, 2 सॉरी pi. एरिया, 2 2 2 जा 4 पाई बाय 2, यानी ये आया 2 pi. अब देखो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, रेडियस कितना है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 0 से 2, यानी रेडियस तो 2, कितना बनेगा, Pi. यही तो रेडियस है, 2 ही है रेडियस, तो इसकी भी Pi आ जाएगा मैम. तो सिर्फ पाई आया। ऐसी क्वाड्रेंट सेकंड वाला भी सिर्फ पाई आ जाएगा, तो भाई ऊपर वाला और नीचे वाले तो साथ साथ लिखोगे ना, 2 पाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाले साथ साथ में लिखोगे माइनस पाई ऐसे, तो देखो 2 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना आ गया नेट एरिया 0, और सारा एरिया 0, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा 0. 0। 0. ऑप्शन नंबर 3, ऐसे ही सारे क्वेश्चन और बाकी के कर लो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, ये आप एक खुद देख लेना, इजी कर लेना। वेरिएबल मास प्रॉब्लम, ये मैं करा चुकी हूँ रॉकेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड और फोर्थ करो, चलो थर्ड फोर्थ। करिए, थ्रस्ट वाला क्वेश्चन है, थ्रस्ट mg के बराबर होती है और थ्रस्ट किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास।
मैम 0.7. थर्ड का Yes मैम. 0.7 नहीं 0.07. 0.7 आ रहा है आंसर. अच्छा थर्ड ऑप्शन. हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है. ठीक है, देखो भाई तुम लोग पता नहीं क्या करते हो. एक फोर्स है रॉकेट पे, ग्रेविटी फ्री स्पेस में. द फोर्स ऑन ए रॉकेट इज दिस. If the gases eject from the rocket with the speed this, then the rate of combustion of the fuel. Rate of combustion of fuel का ही मतलब क्या होता है, क्या पूछना चाह रहा है, dm by dt, राइट. तो हमें पता है कि हमारी Yes थ्रस्ट मैम, किसके बराबर होती 0.7 है, आ रहा है. mg के. और थ्रस्ट क्या होता है, वेलोसिटी dm by dt इक्वल्स टू mg. तो भाई ये mg तुम्हें गिवन ही है कितना, एक फोर्स ऑन रॉकेट कितना दिया हुआ है 210 न्यूटन. जो इस पे थ्रस्ट लग रहा है वो Yes. 210 न्यूटन का लग रहा है. ऑलरेडी थ्रस्ट दे दिया उन्होंने, तो यहाँ से mg लगाने की जरूरत नहीं है, mg हटा दो. ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना, तो दैट मीन्स डायरेक्ट उन्होंने तुम्हें थ्रस्ट ही दे दिया. तो थ्रस्ट हमारी v dm by dt के बराबर होता है. तो आप देख लो अब यहाँ से dm by dt किसके बराबर हो जाएगा भाई, अपॉन में आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी. वेलोसिटी कितना है 300. तो ये तुम्हारा आंसर है 21/30. ठीक है, ऐसे ही फोर्स देख लो. एक रॉकेट है जिसका मास 8000 किलो है, प्रोजेक्ट किया गया है, गैसेस एग्जॉस्ट कर रही हैं इतनी वेलोसिटी से. व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, मतलब फिर से dm by dt पूछ रहा है, बट अब की बार क्या पूछ रहा है कि कितनी रेट से उन्हें बर्न होना पड़ेगा सो दैट द रॉकेट विल लिफ्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. इसका मतलब है उसको कितनी थ्रस्ट चाहिए होगी, एटलीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अप्रॉक्स तो चाहिए होगी ना भाई. थ्रस्ट को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg के, जो रॉकेट को डाउनवर्ड खींच रहा है. और थ्रस्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये लो हो गया क्वेश्चन. मैम 200. हाँ ठीक है. मास किसका आता है, रॉकेट का. तो रॉकेट का मास 800 इंटू 8000, ये 10 मल्टीप्लाई करोगे 8000 हो गया. वेलोसिटी कितनी दी हुई है 40. ठीक है, 200 kg पर सेकेंड. इतनी रेट से तुम्हारी जो फ्यूल है उसे बर्न होना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक सेकंड में 2000 kg फ्यूल. मैं तो सोच के ही पागल हो गया, 2000 किलोग्राम पर सेकेंड. थोड़ा टेंशन वाली फोर्स डिस्कस कर लेते हैं. एफबीडी तो तुम्हें सबको बनानी आती है. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो. क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है भाई. नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस. तो देखो सिंपल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो है तुम्हारे mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होता है, और नॉर्मल जस्ट इसके ऊपर लग रहा होता है. यहाँ पर लग रहा होता है हमारा mg sin थीटा का कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और फोर्स दे दिया तुम्हें, क्या फोर्स भाई, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ब्लॉक पे ही लग रहा है वो. व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा, इस फोर्स की कंपोनेंट करो. एफ के साइन, एफ के साथ किसका कंपोनेंट आएगा, एफ का साइन कंपोनेंट आएगा कि कॉस आएगा. मैम साइन. हाँ साइन कंपोनेंट आएगा. तो नॉर्मल, गुड. तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा भाई, mg यहाँ cos पर थीटा आप, plus sin थीटा. हाँ यहाँ आप करोगे तो आप कहोगे मैम इसका तो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट यहाँ गया और एक इसका कंपोनेंट यहाँ जाएगा एफ कॉस. तो नॉर्मल सारा का सारा किसके बराबर हो गया, mg साइन थीटा प्लस एफ साइन. अरे mg कॉस नहीं है, mg साइन है. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, बी ऑप्शन, बी Yes, ऑप्शन. ma'am.
अब देखो क्या टेंशन वाले फोर्स है, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ T1 T3। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, टेंशन पूछ रहा है, 3 ब्लॉक है आपके पास, 2 kg, 3 kg और 4 kg का। अब देखो सबसे ज्यादा टेंशन बेटा इस पॉइंट पे लग रही है, मैं नामकरण भी कर देती हूँ। सबसे ज्यादा तो टेंशन इस पॉइंट पे लग रही होगी ना, क्योंकि इस पॉइंट ने कितना कितना मास पकड़ के रखा है, इस ऊपर वाले ने 4 5 6 9 kg, 9 kg। लेकिन जो यहाँ वाला पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट ने सिर्फ कितना टेंशन पकड़ के रखा है, इस वाले ने 4 kg का, है ना। इस वाले ने कितना मास, देखो अगर तुम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो 4 kg पे सिर्फ नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी, इसका वेट विच इज 4g और इसका टेंशन, है ना। तो यहाँ पर जो टेंशन है सिर्फ उसने कौन सा फोर्स पकड़ रखा है, उसका खुद का वेट। लेकिन जो T2 वाली टेंशन है भाई, अभी T2 ने किसका वेट पकड़ रखा है, इन दोनों को सिस्टम बनाओ, इस टेंशन ने 3 और 4 दोनों का वेट पकड़ रखा है, यानी T2 किसके बराबर हो जाएगी, बताओ। 7 mg। हाँ, टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, 7g के, है ना। 7 भाई टोटल वेट 4 और 3 7 और उसका वेट का मतलब ग्रेविटी वाला, तो यानी T2 ने पकड़ के रखा है 7g, T3 ने पकड़ के रखा है 4g और T1 ने कितना पकड़ के रखा है भाई 9g। तो T1 बाई T3 करना है, तो क्या ऑप्शन आया 9:4, ये ऑप्शन नंबर है ना। इस तरीके से आप निकाल लेना कि सबसे ज्यादा वेट वही, सबसे ज्यादा टेंशन उस पॉइंट पे होगी जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा। तो सबसे पॉइंट इस पे लग रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा। ये बैलेंसिंग करने वाले तो आते ही हैं। ये वाला करो 4। क्या कह रहा है, एक मेटल का स्फीयर है, हैंग कर रखा है फ्रॉम द वॉल, फोर्सेस लगी हुई है जो दिखाई हुई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटा ये तो वेट है, ये टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट कर लो आप, ये एंगल थीटा बनेगा तो T cos थीटा ये हो गया, है ना, और T sin थीटा बेटा यहाँ बन जाएगा। तो आप देख लो आप क्या हुआ, नॉर्मल तो नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल इन्होंने कहीं कंसिडर किया है, नहीं किया। नॉर्मल शायद आर है ना, नॉर्मल, अच्छा आर ये नहीं ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, आउटवर्ड आएगा। तो ये T cos थीटा W के बराबर, T sin थीटा R के बराबर, क्या हुआ, डी ऑप्शन। tan थीटा इक्वल्स टू R बाय W और R इक्वल्स टू W tan थीटा, है ना। और तो कुछ नहीं बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा, डी बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। तो 3 आ रहा है, कुछ गलत है। टेंशन फोर्स जो है R प्लस W के बराबर। मैम नीचे दे रखे हैं ना 1 2 3 4 ऑप्शन, तो 4th ऑप्शन में वो डी लिखा है। फोर्थ का ऑप्शन सी है ना, ये डी है। सी है पीछे। फोर्थ का सी ऑप्शन, फोर्थ का ऑप्शन थर्ड है। यस मैम सी होगा। अगर हम कॉम्बिनेट करेंगे तो ये ऐसे ही होगा, T cos थीटा यहाँ जाएगा, इस पर T sin थीटा जाएगा। तो देखो इस वेट का ये कॉम्पोनेंट भी तो यहाँ आएगा, अगर मैं R और W का रिजल्टेंट देखूं तो वो भी यहाँ आएगा, जो टेंशन को बैलेंस करेगा। और वो R W थोड़ी होगा, वो तो R स्क्वायर प्लस W स्क्वायर रिजल्टेंट निकलेगा ना, टेंशन का रिजल्टेंट तो R स्क्वायर प्लस मैम W दोनों आ स्क्वायर। रहे हैं, सी और डी दोनों आ रहे हैं।
मैम टी कॉस थीटा मैम डब्ल्यू को नहीं नहीं, बैलेंस बी होना करेगा। चाहिए ना फिर तो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन, फिर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए ना, बी होना चाहिए। अगर मैं रिजल्टेंट भी देखूं, देख रहे हो, अगर हम रिजल्टेंट से भी देखते हैं बेटा, कि मैं मान लूं कि जो इस टेंशन, जो ये टेंशन है, देखो इस टेंशन का जो रिजल्ट, टेंशन का जो फोर्स है वो आर और डब्ल्यू के रिजल्टेंट ने बैलेंस कर दिया है ना। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किस किस का, आर और डब्ल्यू का। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है भाई, आप कहोगे मैम आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर डब्ल्यू के बीच में बनने वाला एंगल आर डब्ल्यू कॉस थीटा, वो 90 है तो वो तो 0 हो गया। तो ये रिजल्टेंट कितना आया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। और यही किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के। तो आप, क्योंकि टेंशन ने यहाँ पे बैलेंस कर लिया होगा, तो टेंशन जो है मैं स्केयर लगा दूं तो आर स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर हो जाएगा। तो भी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होना चाहिए, या तो बी है या डी है, राइट। मैम नॉट करेक्ट पूछा है। तो हमारा बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। मैम ए सी डी तीनों अच्छा ठीक आ नॉट रहा है। करेक्ट है, अच्छा सुनो सुनो भाई, नॉट करेक्ट पूछा बेटा जी, नॉट करेक्ट। तो ठीक है, सी तो ठीक नहीं हो सकता, है ना, सी तो गलत ही है, तो सी ऑप्शन ठीक है। गॉट इट। ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा, तो टेंशन पूछ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे एफ फोर्स लगा रखा है, टेंशन पूछ रहा है M2 और M3 के बीच पे, मासलेस थ्रेड है, ठीक है, बहुत इजी है। जब मास आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखो मासलेस थ्रेड है ये पूछ रहा है बेटा कि इन दोनों के बीच में यहाँ टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरीके से हो ना, तो ऐसे दो सिस्टम बना लो, एक तो ये सिस्टम हो गया और दो ये, इनमें दोनों आ गए, तो यानी ये तुम्हारा एक सिस्टम तो बेटा ऐसे बन गया, इसमें कितना मास है m+2m, यानी ये 3m हो गया, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मास ही नहीं है, एक ये सिस्टम हो गया तुम्हारा बेटा 3m का। देखो ध्यान से समझो मेरी बात क्या कह रही हूँ। इसने पूछा है कि M2 और M3 के बीच में आपको फोर्स निकालना है, यानी यहाँ पे टेंशन का। तो आपने सिस्टम बना लिया, एक ये सिस्टम एक ये सिस्टम, तो उनको इकट्ठे कर दिया। अब इसके बीच में पूछा है, देखो तो FBD बनाओ, एक ये फोर्स F है, जो ये वाला 3m है बेटा, जिसको इसने M3 बोला है, M3 का फ्री FBD बनाओगे तो देखो एक फोर्स तो यहाँ F लग रहा होगा और एक टेंशन यहाँ लग रही होगी T डैश, T मान लो, और F फोर्स से तो एक्सीलरेट भी कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो F3m पे नेट फोर्स कितनी हो गई, ये बनेगा आपका डायग्राम M3 का। जो तुमने ये सिस्टम बनाया, इस सिस्टम पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, इस सिस्टम पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन भाई। एक्सटर्नल फोर्स तो M3 पे लग रही है ना, बस एक्सटर्नल फोर्स तो M3 पे लग रही है। अगर मैं इस 3m का बनाऊंगी तो ये 3m किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन में टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो 3 4 5 6m, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गई। और ये जो 3m वाला मास है, ये टेंशन की वजह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के। इस सिस्टम का मास 3m है, एक्सेलरेशन कितना है भाई, F/6m, तो टेंशन कितनी आ गई, F/, तुम ये निकालना चाहते हो कि मैडम हम तो इस M3 से निकालना चाहेंगे, तो M3 से भी निकाल सकते हो। M3 के लिए क्या बनेगा, देखो फोर्स माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3m, एक्सेलरेशन फिर से कितना हो जाएगा F/6m, ये कितना होगा F माइनस T इक्वल्स टू F बाय कितना आया ये, तो आ गया ना, अभी भी टेंशन देखो F/2 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 समझ आया क्या किया है, यस मैम। अगर नहीं आया तो दोबारा पूछो। देखो इनमें इसको कंपोनेंट इसके वो कर देते हैं हम लोग, सिस्टम बना लो।
कि इसने M2 और M3 के बीच में पूछा है, तो M3 अलग कर दो भाई, M2 के बाद वाला फोर्स एक कंबाइंड मास मान लो ना, उसके पीछे चाहे कितने भी हो, मैं तो एक कंबाइंड मास मान लेती हूँ। तो M2 प्लस M1 कितना बन जाएगा मेरा, 3M बन गया। मैंने उसको एक कंबाइंड मास बना दिया। देखो यहाँ पे कर नहीं सकती क्या मैं ऐसे, ये देखो कर सकती हूँ कि नहीं, कर सकते हैं। यस तो ये ऐसे कंबाइंड मास बना दो इसको, तो उसके बाद सॉल्व कर लो। तो देखो अब बचा तुम्हारे पास M3, और मैं यहाँ पर मान लेती हूँ M3, और ये कौन सा है, M2 प्लस M1 का कंबाइंड मास। तो M2 प्लस M1 ये 3M हो गया। अब देखो M2 प्लस M1 पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, ये M2 प्लस M1 पे सिर्फ टेंशन लग रही है ना, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो ये टेंशन जो है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर नहीं हो जाएगी। नहीं आया समझ भाई, ये देखो ये दो ब्लॉक बन गए तुम्हारे। अब यहाँ पर जो वैल्यू टेंशन की है वो वैल्यू यहाँ भी तो होगी ना टेंशन की। हाँ, अब अगर तुम M3 पे निकालना चाहते हो तो M3 पे एक और फोर्स F है, लेकिन इन दोनों का जो M2 प्लस M1 है इस पे लगने वाला एक ही फोर्स है T। तो T डायरेक्ट आ गया ना यहाँ से, मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन तो सिखाया ये क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है बेटा, चलो अभी इसी खुशी में मुझे एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, 6th क्वेश्चन। सबका आंसर आना चाहिए। क्या पूछा है, T डैश, यानी ये वाली पूछिए भाई, T डैश पूछिए, कर दो T डैश के लिए। अब देखो T डैश पूछा है, तो देखो M3 पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, M3 का एफबीडी बनाओगे तो M3 पे एक टेंशन ही तो लग रही है जो इधर की तरफ लग रही होगी ऐसे, जो इन्होंने T डैश दे दिया। तो T डैश सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, M3 इंटू एक्सीलरेशन। M3 लिखो, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हें पता ही है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो M1 कितना है 1 किलो, M2 8 किलो और M3 27 किलो, और ये तुम्हें 36 न्यूटन का दे रखा है। कितना हो गया भाई 8, ये 27, ये भी साइड 36 ही हो गया, एक्सीलरेशन 1 आ गई ना। तो M3 कितना दे रखा था 27, तो T डैश कितना आ गया 27। हाँ, T डैश 27 न्यूटन। तो इस तरीके से भाई आपने देखा M3 पे सिर्फ लगने वाली फोर्स T डैश है, और वही पूछी है, और वही सीधा MA के बराबर है। ठीक है, अब बेटा मुझे T डबल डैश निकाल के बताओ, T डबल डैश, T डबल डैश बताएंगे सारे बच्चे। M2 M3 को सिस्टम मान लो, M2 M3 को सिस्टम मान लो। M2 M3 को सेम मास, तो M2 प्लस M3 इक्वल्स टू MA। बताओ बताओ भाई, ऐसे मान लो ना, ये M1 है, इस पे F1F लग रहा है, यहाँ पर मेरे पास M2 प्लस M3 है, और ये टेंशन है T डबल डैश। T डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, M2 प्लस M3 पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, सिर्फ M2 प्लस M3 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक निकाल ही ली, M2 का मास 8, M3 का 27, 27 प्लस 8 कितना हो गया 35। 35 यानी कितना T डबल डैश कितना है 35 न्यूटन। 35 यानी ऑप्शन थर्ड जो होगा वो T डबल डैश के लिए है। T डबल डैश है ना, हाँ समझ गए। सिस्टम मान लो T डैश पूछा है ना, तो T डैश के पीछे जो भी है M2 M3 वो एक साथ लगा दो। अब उन पे लगने वाली एक ही फोर्स है टेंशन, वही तो खींच रही है उनको।
एक बात बताओ, अगर रस्सी अगर ढीली पड़ जाती है, टेंशन 0 हो जाती है, क्या तुम उस किसी मास को फिर स्ट्रेच कर सकते हो? M2 M3 को खींच सकते हो? नो मैम। जब भी आप कोई हैवी वेट का मास स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो वो कैसे खींचते हो? किसी रस्सी की हेल्प से। और जब आप कोई भी वेट खींचते हो तो रस्सी एकदम स्ट्रेट हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन है ना। और जैसे तुम रस्सी को ढीला छोड़ देते हो, मतलब तुम कोई भी वेट नहीं खींचना चाहते, इसलिए वहां पे टेंशन 0 हो गई, जिसे हम बोलते हैं रस्सी स्लैग कर गई है ना। तो ऐसे तुम केस बना सकते हो, बट ये तब नहीं लगेगा जब तुम्हारे यहाँ पर जो ये ब्लॉक जिनसे कनेक्टेड है, अगर उसमें भी मैं क्या दे दूं, मास दे दे, तो वो क्वेश्चन अलग। अगर यहाँ पर मास आ जाएगा, इनके पास भी जो ये कनेक्ट कर रही है, जो ये तुम्हारी स्ट्रिंग्स जो कनेक्ट कर रही है, ये अभी वेटलेस है, इनमें कोई वेट नहीं है। अगर इनके पास वेट आ जाएगा तो हर पॉइंट का टेंशन अलग होगा। तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, उन्हें हम फिर अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। ये डीपीपी है, सुन लो अभी एक बार, रुक जाओ। डीपीपी ना, इसकी कौन सी वाली करके लेके आओगे तुम? एक ही डीपीपी दूंगी। डीपीपी नंबर 11 करने की कोशिश करना, ठीक है? ये 10 थी, डीपीपी नंबर 11 करना, जिसमें वेट वाला आ जाता है। डीपीपी नंबर 11। चलो बाय।